Good evening everyone. In this video, we will discuss a new topic of class 11 business studies, that is emerging modes of business. Modes of business से मतलब क्या है यहाँ पर? Methods of doing business, यानी business करने के कितने methods हो सकते हैं. तो इस chapter में हम discuss करेंगे emerging modes of business. Basically वो methods जो इस time पर new हैं, trending हैं, जिनके जरिए आजकल business हो रहा है. Right? Start करते हैं video. तो डिफरेंट टाइम्स में बिजनेस तो हुआ है, बट उसके मेथड्स चेंज हुए हैं. फॉर एग्जांपल, पहले आप बिजनेस करते थे बार्टर सिस्टम से. बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप गुड्स एक्सचेंज करते थे. ठीक है, एक पर्सन ने एक गुड दूसरे को दी और उसके बदले में दूसरी गुड्स उनसे ले ली. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बोरी राइस है, ठीक है, और दूसरे पर्सन के पास एक बोरी वीट है. ठीक है, तो अब मुझे ज़रूरत है यहाँ पर वीट की, लेकिन मेरे पास क्या है, राइस. और इस पर्सन को ज़रूरत है राइस की, लेकिन इसके पास है वीट. तो हमने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया कि आप मुझसे राइस ले लो और मैं आपसे वीट ले लेता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों की नीड जो थी वो फुलफिल हो गई. ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई और यहाँ पर गुड्स का भी एक्सचेंज हो गया. राइट, तो बिजनेस में भी आप करते तो यही हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आप गुड्स एक्सचेंज करते थे और बिजनेस करते थे. राइट, उसके बाद फिर टाइम चेंज हुआ और उसके बाद आपके पास कॉइन्स आ गए. ठीक है, कॉइन्स आ गए, सिल्वर के कॉइन आ गए, डिफरेंट मेटल्स के कॉइन्स काफ़ी मार्केट में आए थे. ठीक है, फिर उसके बदले आपने कॉइन्स एक्सचेंज करना शुरू किया. अब आप गुड्स से गुड्स एक्सचेंज नहीं करते थे, अब आप गुड्स के बदले कॉइन देते थे, यानी एक करेंसी आ गई. ठीक है, कॉइन के बाद फिर आ गई आपकी पेपर करेंसी. ठीक है, अब आपने पेपर करेंसी के थ्रू बिजनेस करना शुरू किया. कस्टमर आपको पेपर करेंसी देगा, उसके बिहाफ पर आप उसे गुड्स देंगे. राइट नाउ हम प्लास्टिक करेंसी से डील कर रहे हैं. ठीक है, अब हम प्लास्टिक करेंसी पे आ गए हैं. आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं वो प्लास्टिक करेंसी के आते हैं. राइट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और यूँ कहें न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, वो है आपका ई बिज़नेस. ठीक है, इसमें आप ई बिज़नेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं. देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा. ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नियर बाय शॉप पर ही जाएंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट अपना फ़ोन ऑपरेट करना है, या आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोलनी है. ठीक है, या आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे और जस्ट उस पर आपको सर्च करना है ये गुड्स कितने की आपको मिल जाएगी. डिफरेंट साइट्स हैं, आपने वहाँ से उन्हें सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया और अपने ही फ़ोन या जितने भी गैजेट्स हैं उनसे आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर दी. राइट, तो ई बिज़नेस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है. ये सब पॉसिबल किस वजह से हो पा रहा है कि आप अपने घर के किसी भी कोने से आप चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और आपको गुड्स मिल भी रही हैं घर पर. ठीक है, ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से. ठीक है, तो इंटरनेट सबसे बिगेस्ट टर्म है जिसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अनदर पर्सन से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं, उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, सो ये जो एज है इंटरनेट की, इस वजह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिज़नेस का वो चेंज हो गया है. ई कॉमर्स पर हम आ गए हैं, ई बिज़नेस पर हम आ गए हैं. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पे आपको कुछ परचेज़ करना हो तो आपको नियर बाय शॉप पर जाना पड़े, या आपको कोई बिज़नेस खोलना हो तो उसके लिए आपको एक शॉप ओपन करनी पड़े. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, आज के टाइम पे अगर आपको बिज़नेस खोलना है, आपको जस्ट क्या करना है, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स की पिक्स वहाँ पर अपलोड कीजिए, उनके प्राइस मेंशन कीजिए और आपको पूरा वर्ल्ड से कस्टमर्स मिल जाएंगे. राइट, तो आपको यहाँ पर कोई एक ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक प्रॉपर शॉप मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है अपने बारे में. अमेज़ॉन या डिफरेंट किसी भी साइट पर आप अपलोड कर सकते हैं. राइट, तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाय ओपनिंग अ शॉप ऑन द इंटरनेट. कि आज के टाइम पर हम यूजर्स तक पहुंच पा रहे हैं किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से. ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी लोग हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन तो वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है. ठीक है, तो आपकी गुड्स भी वर्ल्ड लेवल पर जाएंगी. यानी बेसिकली ये कहें तो ये जो शॉप है, इंटरनेट वाली शॉप, ये आपकी जो नियर बाय शॉप्स हैं उनसे बहुत बड़ी है, बहुत वाइड एरिया ये कवर कर रही है. ठीक है, तो बेनिफिट आपको इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड आपकी शॉप पर आ सकता है. राइट, द इंटरनेट यूजर कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स, रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक देयर पेमेंट वाइल सिटिंग एट देयर होम ऑन द इंटरनेट. यानी जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो गुड्स रिसीव कर सकते हैं, मतलब गुड्स को ऑर्डर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं अपने घर पर बैठे हुए. ठीक है,
कहीं और क्यों जाएं? ये जो आप लॉकडाउन पीरियड देख रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में आप कहीं बाहर नहीं जा पाए, ठीक है, जा ही नहीं सकते थे क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। बट क्या आपकी ज़रूरतों की जो चीज़ें थी वो आपको नहीं मिली? आपको सारी चीज़ें मिली, ठीक है। आपने इंटरनेट पे जाकर बहुत सारी चीज़ें आपको मिली जो आप ऑर्डर कर सकते थे, आप घर पर मंगा सकते थे, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज इस टाइम पर बंद नहीं हुई थी। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते थे, नियर बाय शॉप्स बंद थी, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज तब भी चालू थी, राइट। नाउ कम्स टू स्कोप ऑफ योर बिजनेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कितना स्कोप है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कितने टाइप की ट्रांजेक्शन इसमें हो सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इट इज़ द बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यानी ये वो एक्टिविटी है जहाँ पर दो बिजनेस मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो दो बिजनेस के बीच में हो रही है। कैसे हो सकती है ये? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कार मैन्युफैक्चर करती है। ये एक कंपनी है जो टायर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो टायर नहीं बनाती, ठीक है, और ये कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ टायर ही बनाती है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कार को कंप्लीट करने के लिए टायर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो उन्होंने किनसे डील किया? इस कंपनी से डील किया। दोनों ही कंपनीज क्या कर रही हैं? बिजनेस कर रही हैं। दोनों में से कोई भी कंज्यूमर नहीं है, ये टायर का बिजनेस कर रही हैं और ये कार का बिजनेस कर रही हैं। बट क्योंकि इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है टायर की, तो इन दोनों बिजनेस ने आपस में डील किया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के थ्रू ये डील की और ये बिजनेस रन किया, राइट। ये ट्रांजेक्शन उन्होंने परफॉर्म करी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स में क्या है? एक पार्टी आपकी बिजनेस है और C का मतलब है यहाँ कस्टमर्स, ठीक है, दूसरी पार्टी आपकी कस्टमर है। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो रही है, राइट। तो देखो, बिजनेस को क्या चाहिए कि लोग उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, राइट। यानी उनकी मेन जो यहाँ पर रोल है वो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुँचाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, राइट, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा वहीं सर्च कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पिक्स अपलोड करते हैं, उनके रेट अपलोड करते हैं, सो दैट अगर कस्टमर सर्च करे तो उसे इस कंपनी का प्रोडक्ट भी दिखे, राइट। तो बिजनेस ने अपने क्या किए? प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुँचाया। अब कस्टमर्स की अगर कोई नीड होती है तो वो भी इंटरनेट के थ्रू ही सर्च करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और ये किसके पास जाता है? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर उस कंपनी के पास जाएगा कि आपके पास इस कस्टमर ने ये ऑर्डर किया है, ठीक है। अब आपकी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उसे सेफली उस ऑर्डर को पहुंचाएं, राइट। तो यहाँ पर आपको किसी शॉप पर नहीं जाना पड़ा, ना तो बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट आपको दिखाने पड़े कि ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, मतलब जैसे आप शॉप पर करते हैं, राइट, इस तरह से आपको शो नहीं करना पड़ा। आपने अपने सारे प्रोडक्ट ओपन करके रखे हुए हैं, आपने पूरी शॉप ओपन करके रखी हुई है ऑनलाइन कि आप इनमें से कुछ भी देख सकते हैं। उसी तरह कस्टमर को भी आपकी शॉप पर नहीं जाना पड़ा, उन्होंने आपके सारी रेंज चेक कर कर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर बिजनेस का भी रोल था और कस्टमर का भी रोल था और दोनों की ही रिक्वायरमेंट फुलफिल भी हो रही थी। इसके अलावा जब भी बिजनेस को चाहिए कि वो कोई मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या नीड है लोगों की या इस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? सर्वे करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ये सर्वे किससे पता लगेगा? सर्वे मैं उन्हीं लोगों से करवाऊंगी जो लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझसे प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो यहाँ पर बिजनेस क्या करते हैं? डिफरेंट सर्वे करते हैं डिफरेंट साइट्स पर, ठीक है। जितनी भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यहाँ पर ये सर्वे किए जाते हैं कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो इस सर्वे को मतलब देखें और इसे फिल करें, जिससे क्या हो? बिजनेस को पता लग सके कि हमारे कितना कस्टमर बेस है और कितने कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। तो सबसे पहले दो वर्ड्स का मीनिंग समझो। एक होता है इंटर स्टेट, ठीक है, आपने सुने होंगे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, आपके स्कूल्स में भी हुए होंगे। या होता है एक इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इंटर स्टेट में क्या होता है? दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली और पंजाब, दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन दोनों की एक एक टीम है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है? सेम स्टेट के बीच में कंपटीशन होता है। दिल्ली की ही दो टीम है, ठीक है, एक दिल्ली की एक टीम है और दिल्ली की अनदर टीम है, इन दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन है, राइट।
तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि एक ही एरिया की दो डिपार्टमेंट या एक ही एरिया की दो टीम। देखो अब इंट्रा भी कॉमर्स में क्या हो रहा है, अभी तक आपने देखा कि दो बिजनेस हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, एक बिजनेस है और एक कस्टमर है, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। लेकिन इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है, बिजनेस तो एक ही है, बिजनेस एक ही है, बट बिजनेस के जितने डिपार्टमेंट्स हैं अंडर, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं उन सब के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। और ये सारे ही आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है इनका वर्क, एक दूसरे को इन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, अपने आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, राइट। उसी की बेसिस पर ये वर्क कर पाते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि इस टाइम पर ये प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है, आप इसे बनाइए, या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसमें इस चीज़ को चेंज कीजिए क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तब जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, राइट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताता है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है तो हमें इतना फाइनेंस चाहिए, इतना कैश चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस नीड को पूरा करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को बताता है कि हम इतने प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं जिसे आपको सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सबको एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ये आज के टाइम पर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में करने लगे हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आपका टाइम भी बचाती है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, सपोज एक प्रोडक्ट था जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी, बट अब आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि आप इसे बंद कर दें क्योंकि इसकी डिमांड फ्यूचर में बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है। तो अगर हम आज भी इसे प्रोड्यूस करते रहे तो फ्यूचर में हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है कि आप सारे डिपार्टमेंट से डिस्कस करें, ठीक है, सारे मेंबर्स जितने भी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उनसे डिस्कस करें। तो इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा, आप इंस्टेंट इसको नहीं रुकवा सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो जाती है तो आप इसे इंस्टेंट या 1 और 2 डेज़ में आप कंप्लीट करवा सकते हैं। देखो आप अलग अलग लोगों से बातें करेंगे, इससे बेटर है कि आप एक ईमेल कर दें सभी मेंबर्स को। आप एक ईमेल में अपने सारी डिटेल्स लिख दें कि क्या रीज़न है कि आप इस प्रोडक्शन को बंद करवाना चाहते हैं। आपने ईमेल में सबको टैग किया, सबको मेंशन किया और आपने एक ईमेल के थ्रू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रुकवा दिया, राइट। ईमेल, व्हाट्सअप, बहुत सारे मेथड्स हैं आज के टाइम पे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आपके जितने भी मैनेजर्स हैं अगर वो एट प्रेजेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको डिसीजन आज ही लेना है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सबसे बात कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हेल्प करती है बिजनेस को भी उसके इंटर रिलेटेड वर्क को कंप्लीट करने में भी, राइट। नेक्स्ट है आपका C2C कॉमर्स, यानी यहाँ पर देखो C का मैंने मीनिंग क्या बताया था, कस्टमर, यानी यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें दोनों ही पार्टीज आपकी क्या है, कस्टमर हैं। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस आर कस्टमर्स। ये किस केस में होगा, तो देखो आपने OLX का नाम सुना होगा। OLX पे आप अपने घर का पुराना सामान जो भी आपसे रिलेट करता है आप उसे सेल कर सकते हैं, राइट। तो कस्टमर, सपोज ये एक कस्टमर है और इसका एक मोबाइल था, ठीक है, ये उस मोबाइल को सेल करना चाहता था, इसने OLX पे अपलोड किया, प्राइस अपलोड किया, और ये एक कस्टमर था जो एक सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज करना चाहता था, इसने OLX के थ्रू उस मोबाइल को देखा और उसे परचेज करके ऑनलाइन पेमेंट कर दी इस पर्सन को, राइट। यानी आपने क्या किया, आपने घर बैठे बस इस मोबाइल की फ़ोटो अपलोड करी OLX पे और इस पर्सन ने पेमेंट कर दी और आपने उसे वो फ़ोन डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कस्टमर की नीड दूसरे कस्टमर की वजह से सेटिस्फाई हो गई, राइट। अब यहाँ पर देखो इसे हम बिज़नेस नहीं कहते। बिज़नेस क्यों नहीं कहते, क्योंकि आपने वन टाइम सेल किया है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो आपके बीच में हो रही है, आप ई ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, राइट। तो C2C वो है जहाँ पर दोनों तरफ ही कस्टमर्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट। देखो ओल्ड सामान की कोई मार्केट ऐसे नहीं मिलेगी आपको कि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपको कम रेट में कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, OLX या eBay के थ्रू आप जितने भी आपके ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर की नीड को फुलफिल कर देता है। नेक्स्ट है आपका C2B कॉमर्स। C2B क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। इससे पहले हमने B2C पढ़ा था जहाँ पर बिजनेस ने अप्रोच किया था कस्टमर को कि हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं अपनी साइट्स पर, आप इन्हें सर्च कीजिए और इन्हें परचेज कीजिए, और फिर कस्टमर ने उन गुड्स को परचेज किया था, राइट। लेकिन C2B में क्या है, यहाँ पर कस्टमर बिजनेस को अप्रोच करता है, ठीक है। बिजनेस तो हमेशा से ही प्रोडक्ट्स अपलोड करता रहा है, लेकिन
कस्टमर की नीड क्या है वो कभी भी अराइज हो सकती है, ठीक है। वो आधी रात को भी इंटरनेट सर्च कर सकता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, राइट। तो कस्टमर को ये फ्रीडम मिलती है, ये आज़ादी मिलती है कि जब उनकी इच्छा हो, जब वो चाहें तब वो जाकर बिजनेस को, मतलब जो भी इस बिजनेस की पर्टिकुलर आइटम्स है उन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप जब चाहें इंटरनेट पर जाएं और उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या प्राइस हैं, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये आपको जो फ्रीडम मिलती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कस्टमर की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज वॉशिंग मशीन परचेज की, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक थी, वो पर्सन आपको सब कुछ बता के गया, बट इंस्पाइट ऑफ दैट आप कुछ उसके फंक्शंस भूल गए, ठीक है। तो आप कस्टमर बिजनेस को कैसे अप्रोच करेगा कि भाई मैंने आपसे वॉशिंग मशीन ली थी। तो यहाँ पर आप किसके पास जाते हैं, कॉल सेंटर्स, ठीक है। कॉल सेंटर्स को आप कॉल करते हैं और अपनी क्वेरीज रखते हैं और उनसे पूछते हैं। वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट हो जाता है तो भी आप कॉल सेंटर को ही अप्रोच करते हैं कि आप इसमें फॉल्ट है, आप किसी को भेज दीजिए, राइट। तो बेसिकली यहाँ अप्रोच कौन कर रहा है, कस्टमर। कस्टमर को जब प्रोडक्ट चाहिए तब वो बिजनेस को अप्रोच कर रहा है, जब उसकी क्वेरी है तब वो बिजनेस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे C2B कॉमर्स कहा जाता है, जहाँ पर कस्टमर अप्रोच करता है बिजनेस को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका B2E कॉमर्स। B से तो बिजनेस, E से क्या है, तो देखो E से होता है एम्प्लॉयज। पहले जो कंपनीज थी वो रिक्रूटमेंट किसके बेसिस पर करती थी, उन्हें रिक्रूटमेंट करनी होती थी तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देती थी, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐड दिया, जिन लोगों ने पढ़ा वो उस कंपनी में गए और फिर वहाँ जाकर इंटरव्यू होता था। लेकिन आज के टाइम पर बिजनेस को अगर एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ उन्हें चाहिए, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर एक माध्यम नहीं है, वो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है। naukri.com, indeed.com, ठीक है, इनके ज़रिए आप एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हो। या फिर आप जितनी भी सोशल मीडिया साइट हैं आज के टाइम पे, तो आपको फेसबुक पे भी आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। डिफरेंट साइट्स के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ तक पहुंच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आप ऐड प्रिंट करें तभी आपके पास एम्प्लॉयज़ आएंगे, बहुत सारे अदर मेथड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर बिजनेस अप्रोच कर सकता है एम्प्लॉयज़ को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है, बिजनेस और एम्प्लॉयज़ के बीच में, राइट। इवन आजकल जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आज के लॉकडाउन के टाइम पे तो जितने इंटरव्यू हुए हैं वो आपके ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फ़ोन पे इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप एम्प्लॉयज़ तक पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, इंटरनेट की मदद से, ठीक है। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ ई बिजनेस। इसके आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।